नमस्कार दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 5 सितंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख अखबारों के लेखों और एडिटोरियल्स पे, जिसके तहत हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला एडिटोरियल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। सबसे पहले हम इस एडिटोरियल के संदर्भ को देख लेते हैं। तो हमारा जो आज का जो एडिटोरियल है वो क्वाड पर केंद्रित है। ठीक है, क्वाड एक अनौपचारिक ग्रुपिंग है जिसमें यूएस, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित हैं। तो क्वाड पर पिछले 2 से 3 महीनों में काफ़ी बहस जारी है और हमने पिछले 2-3 माह में इससे रिलेटेड बहुत सारे खबरों को कवर भी किया है। तो यह जो नया जो एडिटोरियल है इसमें अभी हाल में ही भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं विपिन रावत, उनके द्वारा ये कहा गया है कि क्वाड भारत में विशेषकर हिंद महासागर और तटवर्ती क्षेत्र, विशेषकर हिंद पैसिफिक क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस पूरा संदर्भ को लेकर एक बार फिर से क्वाड के सैन्यीकरण, क्वाड के मिलिटराइजेशन का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है और इसमें हमें यह देखना होगा कि क्या क्वाड का सैन्यीकरण भारत के हित में होगा अथवा नहीं। विशेषकर हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के संदर्भ में इसकी क्या भूमिका हो सकती है, इसको हम इस एडिटोरियल के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के द्वारा हिंद महासागर और उसके समीपवर्ती सागरों में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी समुद्रों के समुद्री जहाज आदि के आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का मतलब क्या होता है? समुद्री जहाज़ों के आवागमन की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहत समुद्री आवागमन, जहाज़ों के आवागमन की स्वतंत्रता और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन और इस संदर्भ में जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उनकी स्वतंत्रता का पक्ष लिया गया है। और इस संदर्भ में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मत है कि इसमें क्वाड की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्वाड क्या है? क्वाड के बारे में मैंने आपको बता दिया, 4 देशों का संगठन है और इस बारे में हम अब और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब बिपिन रावत का ये मत है कि इसके माध्यम से न केवल अंतर्राष्ट्रीय जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होते हैं? तो जिस प्रकार से सड़क मार्ग होता है, जिस प्रकार से वायु मार्ग होता है, ठीक है, जिस प्रकार से रेल मार्ग होता है, उसी प्रकार से समुद्रों में भी आवागमन के लिए कुछ सुनिश्चित मार्ग होते हैं। वो एक तरीके से सड़क वायु मार्ग की तरह सुनिश्चित होते हैं। तो उन्हीं को कहा जाता है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले ऐसे साधन जो रोड के रूप में काम करते हैं। तो समुद्री क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी संचार के जो विविध माध्यम हैं, उनको न केवल क्वाड के माध्यम से सुरक्षित बनाया जा सकता है, बल्कि जो समुद्री सुरक्षा का जो पक्ष है उसको भी बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकता है। ठीक है, इससे न केवल एक नियम आधारित समुद्री व्यवस्था का समर्थन हो सकता है और इसमें विविध देशों का जो डोमिनेंस देखा जा रहा है, विशेषकर साउथ चाइना सी के संदर्भ में चीन आदि का डोमिनेशन, इसको भी नियंत्रण अधीन ना रखने के लिए या इसको काउंटर करने के लिए कई लोग क्वाड का समर्थन कर रहे हैं। विशेषकर इस क्वाड को चीन के विरुद्ध देखे जाने की एक प्रवृत्ति का विकास हो रहा है और कई विद्वानों का ये मत है कि चीन की जो हिंद महासागर में और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो बढ़ती रुचि है उसको काउंटर करने के लिए क्वाड के सैन्यीकरण की आवश्यकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वाड क्या है। तो क्वाड का फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल बैठक। ठीक है, क्वाड मतलब हो गया क्वाड्रिलेटर, यानी 4 देशों की बैठक। तो ये नाटो की भांति एक सैन्य संगठन नहीं है, ये आपको याद रखना है। यह एक अनौपचारिक वार्ता मंच है। ठीक है, यह क्या है? क्वाड एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है जो सैन्य गठबंधन नहीं है।
इसे एक सामरिक निवारण के साथ साथ क्षेत्रीय शक्तियों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने वाले तंत्र के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, निवारण के संदर्भ में हम कई बार बात कर चुके हैं, एक बार और बता देता हूं। निवारण का तात्पर्य किसी भी देश द्वारा अपनाई जाने वाली उस रणनीति से होता है जिसके माध्यम से कोई देश किसी आक्रामक देश से होने वाले आक्रमण के खतरे को पहले ही रोक देने की रणनीति अपनाता है। यानी किसी देश ए पर कोई बी देश हमला करे, इससे पहले ही उसे रोक दिया जाए, इसके संदर्भ में जो रणनीति अपनाई जाती है उसे कहा जाता है निवारण। तो डिटरेंस या निवारण एक रक्षा संबंधी एक रणनीति होती है और क्वाड की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, ऐसा कई लोगों का मानना है। ठीक है, साथ ही साथ ये विविध क्षेत्रीय शक्तियों को विशेषकर यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनको जो है वो एक बेहतर विकल्प दे सकता है आपसी सहयोग के संदर्भ में। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई या इसका जो प्रारंभ है वो 2007 से देखा जा सकता है, 2007 से देखा जा सकता है, जिसमें इन 4 देशों के द्वारा आसियान रीजनल फोरम में, आसियान की बैठक में एक नई बैठक की गई जिसे बाद में क्वाड का नाम दिया गया। ठीक है, तो 2007 से जो है क्वाड सक्रिय है। हालांकि मुख्य बात यह है कि एक ये अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है और अनेक बार जो है इसके सैन्यीकरण का प्रस्ताव बहुत सारे लोगों ने दिया है। विशेषकर इसको जब मालाबार एक्सरसाइज से, मालाबार युद्ध अभ्यासों से जोड़कर देखा जाता है तो मालाबार युद्ध अभ्यासों को एक प्रकार से क्वाड का सैनिक विस्तार ही माना जाता है। ठीक है, तो मालाबार युद्ध अभ्यास में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मालाबार है क्या। तो मालाबार भारत, जापान और अमेरिका की नौसेनाओं के मध्य हिंद और प्रशांत क्षेत्र में बारी बारी से होने वाला एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज किन देशों के बीच होता है? तो भारत, जापान और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच होता है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में। ठीक है, यह नौसेनाओं के मध्य जो अंतर प्रचालनीयता है, इंटर ऑपरेटिबिलिटी है, उसमें सुधार के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। 92 से जो है भारत और अमेरिका के बीच इसकी शुरुआत हुई थी द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में, और 2015 में जापान के शामिल होने के बाद यह स्थायी रूप से त्रिपक्षीय हो गया। हाल ही में मालाबार एक्सरसाइजेज में, ठीक है, हाल ही में मालाबार अभ्यासों में ऑस्ट्रेलिया ने भी स्थायी रूप से शामिल होने की सिफारिश हाल ही में इसका प्रस्ताव रखा है उन्होंने कि ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल होना चाहता है। और यदि ऑस्ट्रेलिया को मालाबार में शामिल किया ले जाता है तो जो क्वाड की जो ग्रुपिंग जो अनौपचारिक वार्ता मंच के रूप में देखी जा रही है वो जो है एक मिलिट्री रूप ले सकती है, एक सैन्य रूप ले सकती है मालाबार युद्ध अभ्यास के रूप में। ठीक है, तो कई लोगों का ये मानना है कि इसको ऐसा किया जाना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से चीन की निरंतर जो आक्रामकता बढ़ रही है, ठीक है, चीन की जो निरंतर आक्रामकता बढ़ रही है भारत चीन सीमा क्षेत्र में, इसके अलावा हिंद महासागर में, दक्षिणी चीन सागर में, उसको देखते हुए अब ये आवश्यक हो चला है कि चीन को इसका जवाब दिया जाना चाहिए। ठीक है, यही कारण है कि बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि भारत को अब क्वाड का सैन्यीकरण के लिए तैयार हो जाना चाहिए, जिसके माध्यम से भारत हिंद महासागर और जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, ठीक है, हिंद महासागर के साथ जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है वहाँ पे संयुक्त पेट्रोलिंग और निगरानी वो कर सकता है। ठीक है, हालांकि भारत द्वारा इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया गया है, लेकिन जिस प्रकार से चीन से तनाव की स्थिति देखी जा रही है उसमें कई लोगों का मत है कि नवीन रणनीति को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, जिसमें भारत ने चीन से बातचीत और कूटनीति के साथ साथ सीमा विवाद को सुलझाने का प्रयास किया है, जिसमें चीन से लगातार बातचीत और कूटनीति जारी है। हालांकि चीन पर अप्रत्यक्ष दबाव डालने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, जो एक प्रकार से बहुपक्षीयता का उदाहरण है। ठीक है, बहुपक्षीयता में क्या होता है कि कोई भी निर्णय लिया जाएगा, ठीक है, कोई भी निर्णय किया जाएगा वो केवल एक या दो पक्ष के आधार पर ना लेके बहुत सारे पक्ष उसमें शामिल होंगे, बहुत सारे देश उसमें शामिल होंगे। तो भारत ये कोशिश कर रहा है कि चीन पर कई देशों के माध्यम से दबाव डाला जाए ताकि सीमा विवाद को शांतिपूर्ण सुलझा लिया जाए। ठीक है, इसके तहत भारत ने मालाबार सैन्य अभ्यास में
ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के रूप में सकारात्मक रूप से सोच रहा है। ठीक है, सकारात्मक रूप से इसमें सोच रहा है। साथ ही साथ भारत जो है क्वाड की जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है उसको अगले माह इसको किए जाने की बात कही जा रही है। और भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है, जिसमें 2+2 वार्ता महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2+2 वार्ता जो है रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के मध्य होने वाली वार्ता है। ठीक है, जिसमें 2+2 का मतलब क्या हुआ कि एक तरफ के रक्षा मंत्री, एक तरफ के विदेश मंत्री और दूसरी तरफ के रक्षा मंत्री, दूसरी तरफ के विदेश मंत्री ये आपस में वार्ता करते हैं। ठीक है, तो भारत का ये प्रयास रहा है कि क्वाड के माध्यम से चीन पर दबाव डाला जाए। ठीक है, हालांकि इसको लेकर बहुत सारी जो जो सीमाएं हैं उनको भी ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है, जिसमें हमें देखना होगा कि मात्र क्वाड के निर्माण से या मात्र क्वाड के सैन्यीकरण से ही हम चीन पर दबाव नहीं डाल सकते। हम चीन पर जो विवाद के सुलझाने का जो मत है उसको अपना पुष्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भारत जो है इससे पहले ही यह मत रख चुका है कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है वो एक ज्योग्राफिकल एंटिटी ज़्यादा है, एक भौगोलिक संकल्पना ज़्यादा है, वो सीमित लोगों का क्लब नहीं है, या फिर इसको रणनीतिक रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यानी भारत जो है इस संदर्भ में इस बात का विरोध करता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र का सैन्यीकरण वगैरह किया जाए। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि भारत की बहुत सारी और भी सीमाएं हैं, जैसे कि भारत एकमात्र क्वाड का सदस्य है जिसका किसी दूसरे क्वाड देश के साथ कोई सैन्य संगठन नहीं है। ठीक है, भारत किसी के साथ भी सैन्य संधि के रूप में बंधा हुआ नहीं है। इसके अलावा भारत द्वारा कई बार ये कहा गया है कि भारत किसी भी गठबंधन व्यवस्था का भाग नहीं बनना चाहता है, भले ही गुटनिरपेक्षता जो है वो पुराने समय की बात हो गई हो। ठीक है, तो जिस प्रकार से शीत युद्ध के काल में गुटबाजी हुआ करती थी और वर्तमान में भी जो है यूएस कैंप, चाइना कैंप, पश्चिमी एशिया का कैंप और इस तरीके के बहुत सारे जो गठबंधन देखे जाते हैं, भारत नहीं चाहता है कि इनमें से किसी का भी वो भाग बने, क्योंकि इससे भारत की जो स्वतंत्र विदेश नीति है, ठीक है, भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। ठीक है, तो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो, इसके लिए भारत का ये प्रयास है कि क्वाड के सैन्यीकरण के संदर्भ में हम इन बातों को ध्यान में रखें। इसके तहत भारत ने कोशिश की है कि भारत हिंद महासागर को शांति और व्यवस्था का समुद्री क्षेत्र बना सके, और इसके लिए भारत ने इसमें बहुपक्षीयता को बढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो भारत ये जानता है कि यदि क्वाड के सैन्यीकरण को आगे बढ़ाया जाएगा तो इसमें भारत को बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके लिए भारत ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, जैसे कि भारत का हिंद महासागर का दृष्टिकोण एक सागर का दृष्टिकोण है। ठीक है, सागर पहल के आधार पर भारत हिंद महासागर क्षेत्र को देखता है, जिसमें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास, यह भारत का लक्ष्य है। ठीक है, इसके तहत भारत ने जो सागरीय अर्थव्यवस्था है या सागर के जो संसाधन हैं उनसे अधिकतम लाभ लेने के लिए ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है, जिसके तहत वो ऊर्जा सहयोग, ठीक है, आदि को करता है। इसके तहत भारत ने हमेशा ये कहा है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनका शांतिपूर्ण समाधान किया जाए और समय समय पर मानवीय सहायता भी दी जानी चाहिए। ठीक है, भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से, प्रोजेक्ट सागरमाला के माध्यम से, प्रोजेक्ट मौसम के माध्यम से हिंद महासागर में बहुपक्षीयता को बढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है, हिंद महासागर में बहुपक्षीयता और सक्रियता, अपनी जो सक्रियता है उसको बढ़ाने का प्रयास किया है। इसके तहत भारत ने कोशिश ये की है कि वो हिंद महासागर क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में कार्य कर सके, यानी सभी को सुरक्षा, सभी को वृद्धि, इसको सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर सके। और इसमें जो संसाधन हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हैं, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संसाधन हैं, ठीक है, जो किसी भी देश की परिधि में नहीं आते हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संसाधनों पर सबकी भागीदारी समान रूप से हो, इसके लिए भारत ग्लोबल कॉमन्स अप्रोच पे बल देता है। ग्लोबल कॉमन्स अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि
सबकी जो समृद्धि है वो प्रत्येक की जिम्मेदारी होनी चाहिए और इसमें बहुपक्षीयता पर बल दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ भारत ने जो सामुद्रिक जो यातायात है, समुद्री जो यातायात है, जिसके तहत सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की महत्ता होती है, उस सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के तहत भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने का मत रखता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया जाए और इसके तहत 1982 का जो संयुक्त राष्ट्र का सामुद्रिक सम्मेलन हुआ, ठीक है, 1982 में संयुक्त राष्ट्र का जो समुद्री सम्मेलन हुआ है, जिसको यूएन क्लॉज के नाम से जाना जाता है, भारत इसका पक्षधर है। ठीक है, यूएन क्लॉज ऑन द लॉ ऑफ द सी, समुद्रों के नियम निर्धारित करने के लिए 1982 में हुआ सम्मेलन। इसके लिए भारत ने इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसको भी बढ़ावा दिया है। साथ ही साथ समय समय पर भारत बहुत सारे द्वीपीय राष्ट्रों को भी सहायता देता रहा है, जैसे कि कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशेल्स आदि। तो भारत का अभी तक ये प्रयास रहा है कि किसी भी तरीके के तनाव को ना बढ़ाया जाए, ठीक है, बहुपक्षीयता को बढ़ावा दिया जाए और साथ ही साथ जो ब्लू इकोनॉमी है यानी सागरीय अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देने की कोशिश की जाए। ठीक है, जब हम ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं तो यह न केवल समावेशिता के प्रश्न को शामिल करता है, जिसमें जनजातियों के विकास आदि पर बल दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसके विकास पर बल दिया जाता है, जो मत्स्यन है उसको सततता के आधार पर करने पर बल दिया जाता है, उसमें रोजगार सृजन के साथ भूख और गरीबी के निवारण पर बल दिया जाता है और साथ ही साथ ऐसे परिवहन पर, ऐसे सामुद्रिक परिवहन पर बल दिया जाता है जो पर्यावरण की रक्षा करने वाला हो। ठीक है, इसके तहत जो समुद्री जीवन होता है, जो सागर संपदा होती है, उसके संरक्षण पर बल दिया जाता है। जो जो तटीय क्षेत्र के जो समुदाय हैं उनका हितवर्धन हो सके, ठीक है, वो जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से बच सकें, इसके लिए प्रयास किया जाता है। और साथ ही साथ जो अवैध फिशिंग होती है, अवैध मत्स्यन होता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, हाल के वर्षों में समुद्री पर्यावरण प्रदूषण का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है, इसके भी निवारण के लिए ब्लू इकोनॉमी के तहत कोशिश की जाती है। तो हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इस तरीके की प्रवृत्तियों को, इस तरीके की पहलों को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए भारत निरंतर कार्यशील है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसके अलावा जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा से भी इसे जोड़ के देखा जा सकता है। ठीक, इसका संदर्भ क्या है, तो अभी हाल में ही इसी हफ्ते भारत सरकार द्वारा चाइनीज ऐप पर, बहुत सारे चीनी ऐप्स पर जो है फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें बहुत लोकप्रिय खेल पबजी भी शामिल है। तो जिस प्रकार से भारत सरकार पिछले कुछ समय में चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगा रही है, उसको लेकर बहुत सारी बातें हैं जिसको ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है। ठीक है, संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि भारत सरकार द्वारा जो है राष्ट्र की संप्रभुता और एकता को खतरा, राष्ट्र की रक्षा और लोक व्यवस्था के आधार पर अब तक 200 से ज़्यादा चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है और जून से लेकर अब तक 3 बार ये प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, 3 बार करके, एक एक करके 3 बार 200 से ज़्यादा चाइनीज ऐप्स पे प्रतिबंध लगाया जा चुका है, जिसमें अभी हाल में ही 118 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसमें पबजी, वीचैट वर्क, बाइडू महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यह जो पूरा जो कार्य हुआ है यह चीन से सीमा तनाव की स्थिति में महत्व रखता है। ठीक है, जिसमें चीनी जो अर्थव्यवस्था है उसको प्रभावित करने के प्रयास, इसके अलावा चाइनीज जो आईटी सेक्टर है उसको प्रभावित करने के प्रयासों के तहत ऐसा किया गया है। ठीक है, इसके तहत मुख्य रूप से इन पर यह आरोप लगाया गया है कि जो ऐप्स हैं, चाइनीज ऐप्स, वो डेटा चुराने के आरोपी हैं, साथ ही साथ वो गैर आधिकारिक रूप से भारत के डेटा को भारत से बाहर चाइनीज सर्वरों में रखते हैं और इन चीनी सर्वरों के दुरुपयोग की लगातार आशंका व्यक्त की जा रही है। ठीक है, ये जो ऐप्स पर जो प्रतिबंध लगाया गया है इसके माध्यम से कोशिश की जा रही है कि जो चीनी तकनीकी कंपनियां हैं उनको राजस्व हानि हो। लेकिन चूंकि ये जो चीनी आईटी कंपनीज हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला या इसको
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है, जिसमें वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से काम करती हैं। इसलिए कई लोगों का यह भी मानना है कि भारत में मात्र प्रतिबंध लगाए देने से इसके जो राजस्व है, इनका जो रेवेन्यू है, वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। अब भारत सरकार ने आईटी एक्ट 2000 का एक आईटी एक्ट है, 2000 का एक आईटी एक्ट है, जिसमें 2008 में संशोधन किया गया था। तो 2000 के आईटी एक्ट के सेक्शन 69A, ठीक है, 69A के आधार पर इस पे प्रतिबंध लगाया है। लेकिन कई आलोचकों का ये मत है कि इसमें जो विधि द्वारा जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया है। जैसे कि जो ऐप्स हैं उनको बिना उनको स्पष्टीकरण का मौका दिए गए, ठीक है, बिना उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना जो है उन पे प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। इसलिए कई जो आलोचकों का मत है कि अगर इनमें से कोई भी ऐप इंडियन कोर्ट चला जाता है, हाई कोर्ट आदि चला जाता है या सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, तो हो सकता है कि जो सरकार का जो ये निर्णय है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और इसमें स्पष्टीकरण भी उनसे मांगा नहीं गया है, ठीक है। तो ये कुछ सीमा है जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। हाल के समय में जो डेटा सुरक्षा का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चला है, जिसमें आपने फेसबुक विवाद के बारे में सुना होगा, ठीक है। फेसबुक द्वारा जो जो डेटा था उसको एनरिका जो है उसको बेचे जाने की घटना देखी गई। इसके अलावा जो है निजी सुरक्षा के संबंधित भारत ने बहुत सारे बिल्स वगैरह लाए हैं, ठीक है, जिसमें 2019 का डेटा प्रोटेक्शन बिल वो लाया गया था 2019 में, हालांकि अभी तक ये पारित नहीं हुआ है। इसके अलावा जो है 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब से निजता को मौलिक अधिकार बनाया गया, फंडामेंटल राइट बनाया गया, तब से जो निजी डेटा है, प्राइवेट डेटा है, और जो गैर निजी डेटा है, ये दोनों का प्रबंधन, इन दोनों का प्रोसेसिंग काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, जिसके चलते भारत ने एक और तो पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, निजी डेटा की सुरक्षा के लिए बिल लाए हैं, वहीं दूसरी ओर गैर निजी डेटा की सुरक्षा के संदर्भ में क्रिस गोपालाकृष्णन कमेटी की सिफारिश को अभी उजागर किया गया है, ठीक है। अब ये जो पूरा जो डेटा सुरक्षा का जो मुद्दा है और इसमें जो ऐप्स पर बैन लगाए जाने का जो पूरा कार्यक्रम है, इसकी खुद जो है चीन आलोचना कर रहा है। हालांकि खुद जो चीन है वो सेंसरशिप के लिए कुख्यात रहा है, ठीक है। यही कारण है कि जो ऐप्स पे जो प्रतिबंध लगाने का जो मुद्दा है वो काफ़ी संवेदनशील है और इसमें बहुत सारी लीगल लूप होल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे जो विधिक कमियां हैं जिसको दूर किए जाने की ज़रूरत है, ठीक है। विधिक कमियां जो हैं उसको दूर करने की ज़रूरत है, जिसमें जब हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा अस्पष्ट नहीं बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा वेग बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको वेग ना बना के उसको और निश्चित किया जाना चाहिए और जिन आधारों पर बैन लगाया गया है उनको स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। इसके अलावा पब्लिक डेटा को सुरक्षित करने के संदर्भ में जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है 2019, उसको जो उसकी कमियां हैं उनको दूर करके पारित करने की ज़रूरत है, ठीक। साथ ही साथ भारत में जो टेक्नोलॉजिकल जो रेगुलेशन होता है, जो तकनीकी विनियमन होता है, उसको और बेहतर नियम आधारित रणनीति के आधार पर करने की ज़रूरत है, जिसमें निजी डेटा, प्राइवेट डेटा और गैर निजी डेटा, नॉन पर्सनल डेटा, दोनों के संदर्भ में नीतिगत क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो चाइनीज़ ऐप के संदर्भ में महत्वपूर्ण है और इनको ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है, ठीक। चलिए अब अगला एडिटोरियल देख लेते हैं। अगला जो एडिटोरियल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है, ठीक है। अब इसका संदर्भ क्या है, तो संदर्भ हम आपको बता देते हैं कि 14 सितंबर से 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और ये जो संसद का मानसून सत्र है वो काफ़ी लेट से इस बार शुरू हो रहा है कोविड-19 के प्रभाव के चलते। तो यह जो आलेख है इसमें लेखक द्वारा ये मत व्यक्त किया गया है कि भले ही कोविड-19 के प्रभाव के चलते हमें संसद में
कम समय मिला हो, लेकिन फिर भी भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, भारतीय संसदीय प्रणाली में संसद की कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी जो भूमिका होती है उसको संसद द्वारा बेहतर ढंग से निभाए जाने की जरूरत है। ठीक है, तो संदर्भ मैंने आपको बताया कि 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है। हालांकि कोविड-19 के प्रभाव के चलते बहुत सारे इसमें परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि सत्र को छोटा किया गया है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें जो हैं वो सीमित होंगी। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि जो क्वेश्चन आवर होता था, प्रश्नकाल है, वो नहीं होगा और जो 0 आवर है उसको छोटा किया जाएगा। ठीक है, प्रश्नकाल शून्यकाल क्या होता है, इस पर हमने 1-2 दिन पहले भी चर्चा की थी। अब लेखक का तर्क यह है कि हाल के समय में जो संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली या राज व्यवस्था के तहत, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम के तहत जो कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, विधायिका, लेजिस्लेचर, ठीक है, और न्यायपालिका, जुडिशरी, इन तीनों जो महत्वपूर्ण अंग हैं, विधायिका जो राज्य व्यवस्था के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, उसमें हमें व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। सामान्य रूप से कहें तो कार्यपालिका सरकार होती है जो मुख्य रूप से कानूनों को लागू करती है। ठीक है, कानूनों को क्या करती है, लागू करती है। दूसरी ओर विधायिका जो है वो प्रमुख कानून निर्माता होती है, ठीक है, जिसके द्वारा कानून बनाए जाते हैं, और भारत में संसद ऐसा करती है केंद्रीय स्तर पर। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के तहत, न्यायपालिका के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आते हैं जो किसी भी कानून की विधि मान्यता को जांचती है। ठीक है, कानून सही है अथवा नहीं। ठीक है, इसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन आदि के आधार पर भी वह कार्यवाही कर सकती है। तो लेखक का मत यह है कि हाल के समय में जो राज्य व्यवस्था के जो ये तीनों अंग हैं उसमें काफ़ी व्यापक परिवर्तन हम देख रहे हैं, जिसमें जो कार्यपालिका है यानी जो सरकार है वो ज़्यादा सेंट्रल भूमिका निभाने लगी है, और इसकी तुलना में जो विधायिका है, जो संसद है, जो कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसकी भूमिका कम हो गई है। अब यह जो भूमिका कम हुई है इसको वो अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इसके तहत उन्होंने ब्रिटेन की संसद का और ब्रिटेन की जो समिति व्यवस्था है, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी जो सिस्टम है, उसके माध्यम से इसकी तुलना उन्होंने की है। जैसे कि यूरोप में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में जिस प्रकार से कोविड-19 का दौर फैल रहा था, कोविड-19 फैल रहा था, तो किन किन व्यक्तियों को कोविड-19 है और कोविड-19 से प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में कौन कौन आया। ठीक है, कोविड-19 से ग्रस्त व्यक्ति के प्रभाव में कौन कौन आया, इसको लेकर एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप बनाया जाने वाला था, ताकि इसकी पहचान की जा सके कि कौन कौन कोविड-19 से का जो पेशेंट है उसके संपर्क में आया है। अब इस संदर्भ में यूके की पार्लियामेंट की जो कमेटी है उसने कॉन्टैक्ट्स जो ट्रेसिंग के संदर्भ में जो ऐप बनाया जाने वाला था, उससे पहले ही सरकार को व्यापक दिशा निर्देश दिए कि डेटा किसी थर्ड पार्टी को लीक ना हो, जो डेटा सेंट्रल डेटाबेस में रखा जाए उसकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाए, और इससे संबंधित जितने भी नियम हैं उनको सुनिश्चित करने के संदर्भ में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप बनने से पूर्व ही जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसने व्यापक जो है दिशा निर्देश दिए। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार का डेटा सुरक्षा की समस्या पैदा ना हो सके। अब इसी उदाहरण को लेखक ने तुलना किया है भारत में आरोग्य सेतु के उदाहरण से, जिसमें आरोग्य सेतु ऐप जब बनाया गया तो उसमें संसद की कोई भूमिका नहीं देखी गई और केवल सरकार ने एक नोटिफिकेशन के द्वारा या एग्जीक्यूटिव के मात्र डिसीजन के द्वारा उसको निर्माण कर दिया। इसके चलते लगातार जो डेटा कलेक्शन से जुड़ी जो संवेदनशीलताएं थी, जो डेटा सुरक्षा के जो प्रश्न थे, वो लगातार बने रहे और अनेक आधारों पर आरोग्य सेतु ऐप की जो है आलोचना की गई। तो इस आधार पर भी वो लेखक ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से संसद की जो भूमिका है वो लगातार कम होती देखी जा रही है। इसके अलावा जो संसद है वो लगभग 175 दिन के पश्चात मिल रही है और संवैधानिक बाध्यता ये कहती है, संवैधानिक नियम में कहते हैं कि 6 महीने से पहले जो है संसद मिलनी चाहिए, यानी 6 महीने से मात्र 5 दिन पहले ही संसद मिल रही है। तो एक प्रकार से ये इसके महत्व को कम होता भी दर्शाता है।
ठीक। इसके अलावा जो संसदीय समितियां हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, वो भी 4 महीने से ज़्यादा समय से नहीं मिली हैं। जबकि जो दूसरे देश हैं वहाँ पे चाहे सदन हो चाहे समितियां हो, वहाँ की बैठकें देखी गई हैं और इसके लिए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि का भी सहारा लिया है। तो तकनीकी आधार पर इनको जारी रखा जा सकता था, ऐसा लेखक का मत है। ठीक। इसके अलावा लेखक ये बताते हैं कि किस प्रकार से जो सरकार है उसने कोरोना के काल में, कोविड-19 के काल में 900 से अधिक केंद्र सरकार के स्तर पर और 6000 से अधिक राज्य सरकार के स्तर पर नोटिफिकेशन जारी किए। ठीक है। लेखक का मत है कि इन सब में व्यापक चर्चा होनी चाहिए। हालांकि इसके विपरीत ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। ठीक। इसके अलावा कार्यपालिका के उदाहरण के साथ वो न्यायपालिका का उदाहरण भी देते हैं। ठीक है, जुडिशरी का उदाहरण भी देते हैं और उन्होंने जुडिशरी की इस आधार पर आलोचना की है कि न्यायपालिका ने ऐसे कई निर्णय हाल में दिए हैं जिनका संबंध सरकारों से है, न्यायपालिका से नहीं है। ठीक है, तो न्यायपालिका ने अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर बहुत सारे निर्णय दिए हैं। जैसे कि कोरोना के काल में जो प्रवासियों की समस्या है उस पर उन्होंने अपना फैसला दिया। अभी हाल में ही एजीआर विवाद, इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और इसमें सरकार ने भी अपना मत रखा था। तो सरकार के मत को ओवर रूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने मत को बेहतर बताया। ठीक है, तो लेखक का मत है कि चाहे एजीआर विवाद हो, चाहे कोरोना के काल की प्रवासियों की समस्या हो, इन दोनों का संबंध जो है वो कार्यपालिका से है और इसमें अगर कोई भ्रष्टाचार की समस्या देखी जाती तभी न्यायपालिका की भूमिका होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यायपालिका अपने क्षेत्र से आगे जाकर कार्य कर रही है। ठीक है, अब इसी पूरे संदर्भ में लेखक का ये मत है कि जो हमारा संसद का सत्र है वो काफ़ी छोटा हो गया है, लेकिन जितने हमारे सामने मुद्दे हैं वो बहुत सारे हैं। ठीक है, जिसके तहत जो कोरोना का काल था उसमें ना केवल बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी हुए हैं बल्कि बहुत सारे जो अध्यादेश हैं वो भी पारित किए गए हैं। जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, संविदा कृषि है, उसको अनुमति देने का विषय, मंडियों के बाहर जो कृषि व्यापार होता है, ठीक है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का जो सिस्टम है उसको अनुमति दी गई। इसके अलावा आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों को, कोऑपरेटिव बैंकों को विनियमित करने के संदर्भ में अध्यादेश पारित किया गया है। लेखक का मत है कि इस पर व्यापक परिचर्चा की आवश्यकता है, भले ही हमारे पास ज़्यादा समय ना हो। ठीक, अब इसी पूरी पृष्ठभूमि में लेखक ये जो है सुझाव देते हैं कि संसद को अपनी भूमिका को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें कोरोना वायरस से आगे किस तरीके से निपटा जाए, उसको कैसे विनियमित किया जाए, इसमें संसद को बहस करनी चाहिए। जो वर्तमान में जीडीपी में नकारात्मक वृद्धि देखी गई है उसकी पृष्ठभूमि में कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़े, किस प्रकार से डेवलपमेंट हो, बेहतर रोजगार स्थितियां बने, इसके लिए संसद को भूमिका बढ़ानी चाहिए। कोरोना के प्रभाव के चलते जो बजट आवश्यकताएं बढ़ गई हैं उसके चलते नवीन सप्लीमेंट्री बजट की जो आवश्यकता है, नवीन पूरक बजट की जो आवश्यकता महसूस की जा रही है उसको अपनाने की ज़रूरत है। चीन से जो हमारा सीमा विवाद चल रहा है उस पर परिचर्चा किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, और लेखक ये कहते हैं कि ये सभी जो विषय हैं इन पर प्रश्नकाल, शून्यकाल की सीमाओं के बावजूद व्यापक चर्चा होनी चाहिए ताकि जो उपलब्ध समय है उसका पूर्ण उपयोग कर सकें और संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका सरकार पर संसद के माध्यम से जो जनता अपना उत्तरदायित्व रखती है, अपना जो नियंत्रण सुनिश्चित करने का प्रयास करती है, उसको पूर्ण रूप से लागू किया जा सके। ठीक है, तो संसदीय प्रक्रिया में चूंकि सरकार जो है वो संसद के प्रति नियंत्रित होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ये उत्तरदायित्व जो है तभी पूरी तरीके से पालन किया जा सकता है जब सरकार के सभी कार्यों की व्यापक परिचर्चा हो संसद में, और कोरोना के काल में भी इसको सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। यह जो है लेखक का मत है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल। अगला आर्टिकल देख लेते हैं। ये पेज नंबर 1 से लिया गया है और ये जीएस पेपर 2 में इसका संबंध है आईआर से। तो अभी हाल में ही राजनाथ सिंह जो हैं भारत के, ठीक है, उनके द्वारा जो है
चीन के जो समकक्ष मंत्री हैं, ठीक है, समकक्ष रक्षा मंत्री जो हैं, उनसे मुलाकात की गई है। संघाई सहयोग संगठन की जो रक्षा मंत्री की वार्ता है उसके आधार पर। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो मुलाकात हुई है चीनी रक्षा मंत्री के साथ एक्ससीओ की पृष्ठभूमि में, संघाई सहयोग संगठन की पृष्ठभूमि में, उसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है चीन से सीमा विवाद को सुलझाने के संदर्भ में, ठीक है। इसके अलावा भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी ये पुष्टि की है कि वो संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में अब जो चीन के विदेश मंत्री हैं उनसे मिलेंगे। अब ये जो दोनों बैठकें हुई हैं ये इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि दोनों द्वारा संघाई सहयोग संगठन, जिसका भाग चीन भी है, उसमें यह मत व्यक्त किया गया है कि किसी भी क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा जो है वो महत्वपूर्ण होती है। और विशेषकर जो संघाई सहयोग संगठन के जो सदस्य हैं जो दुनिया में लगभग 40% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके शांति और सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक है, ठीक है। इसके तहत जो पूरा वातावरण है वो विश्वास का होना चाहिए, सहयोग का होना चाहिए, गैर आक्रामकता का होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान करने वाला होना चाहिए और साथ ही साथ जो एक दूसरे के जो हित हैं उनके प्रति संवेदनशील होकर शांतिपूर्ण विवादों के समाधान की आवश्यकता है। तो ये सारी जो बातें हैं भारत चीन जो पूरा विवाद चल रहा है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और जिस प्रकार से भारत ने बहुपक्षीयता के माध्यम से इसको सुलझाने का प्रयास किया है उस संदर्भ में इस बैठक की काफ़ी महत्ता हो सकती है, ठीक है। इसी से संबंधित एक दूसरा आर्टिकल आया है जिसमें पेज नंबर 1 IR पर, जिसमें आर्मी चीफ जो थल सेना के जो प्रमुख हैं उनके द्वारा LAC का दौरा किया गया है, ठीक है। चीन से जो सीमा है वहाँ का दौरा किया गया है, ठीक है। लद्दाख क्षेत्र का दौरा किया गया है और उन्होंने ये कहा है कि जो LAC की जो स्थिति है, जो भारत चीन सीमा की स्थिति है वो काफ़ी तनावपूर्ण है। अब इस पूरे तनावपूर्ण स्थिति में भारत ने ये कोशिश की है कि जो चीन से लगने वाली जो प्रमुख जो महत्वपूर्ण स्थितियां हैं, ठीक है, प्रमुख महत्वपूर्ण जो भौगोलिक क्षेत्र हैं जैसे कि पैंगोंग, ठीक है, पैंगोंग झील और उसके आसपास का क्षेत्र, तो पैंगोंग झील क्षेत्र में भारत का ये प्रयास है कि वो चीन पर बढ़त हासिल कर सके। इसके तहत ये जो पैंगोंग क्षेत्र में जो भारतीय हिस्सा है, LAC वाला हिस्सा है, वहाँ के जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, ठीक है, वहाँ पे भारत ने अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया है। जैसे कि चुशुल का क्षेत्र, पंखा का क्षेत्र, ITBP हिल का क्षेत्र, मागर हिल, ठीक है, रेजांगला, रिचिनला, ठीक है, स्पेंगनर हिल, ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो है भारत ने कोशिश की है कि इन पर अपने महत्वपूर्ण भूमिका का वो निर्वहन कर सके, ठीक है। इसी के संदर्भ में हम इसे देख सकते हैं जिसमें जो पैंगोंग झील का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पे भारत ने ब्लैक टॉप क्षेत्र, स्पांगनर गैप आदि क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है ताकि किसी भी प्रकार की चीनी आक्रामकता को रोका जा सके, ठीक है। इस पे हमने पहले भी 2-3 वीडियो बनाए थे, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। कहने की बात यह है कि एक और तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वार्ता आदि के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत कर सकें, वहीं दूसरी ओर जो ग्राउंड लेवल की सिचुएशन है उसमें भी भारत ने बढ़त हासिल लेने का प्रयास किया है, ठीक है। तो दोनों ही माध्यमों से, शांति के व्यवस्था के माध्यम से और कूटनीति के माध्यम से भारत ये कोशिश कर रहा है कि अपनी स्थिति को मजबूत कर सके, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण एशिया सहयोगात्मक पर्यावरणीय कार्यक्रम, साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम साकेप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना दक्षिण एशिया की सरकारों द्वारा 1982 में की गई। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में पर्यावरण संरक्षण प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इसके सदस्य देशों में सार्क के सभी सदस्य शामिल हैं, हालांकि इसमें अफगानिस्तान की भागीदारी नहीं है, ठीक है। और सकेप दक्षिण एशिया समुद्री कार्यक्रम साउथ एशियन सीज प्रोग्राम के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। तो उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन की पहचान करनी है। तो
दक्षिण एशिया सहयोगात्मक पर्यावरणीय जो कार्यक्रम है उसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन भी सही है और चौथा कथन भी सही है। तीसरा जो कथन है इसमें गलत है, जिसमें सार्क के सभी सदस्य इसमें शामिल हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। ठीक है, ये वाले जो ऑप्शन है ये थोड़े गड़बड़ हो गए हैं, तो आप यहाँ पे 1, 2 और 4 अगर कर दें तो ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की जगह इसको कर लेंगे 4। तो 1, 2 और 4 ये इसका सही उत्तर है। आप ये देख सकते हैं दक्षिण एशिया का मानचित्र है, जिसमें जो सार्क है, सार्क जो संगठन है, ठीक है, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, इसके 8 देश हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। और ये आठों के आठों जो देश हैं वो साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम, सकेप जिसे कहते हैं, दक्षिण एशियाई सहयोग पर्यावरण कार्यक्रम, इसके जो हैं सदस्य हैं, जिसके माध्यम से कोशिश की जाती है कि दक्षिण एशिया में जो पर्यावरण मामलों के संदर्भ में जो सहयोग है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण एशियाई समुद्री कार्यक्रम साउथ एशियन सीज प्रोग्राम SASP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्षिण एशिया सहयोगात्मक पर्यावरणीय कार्यक्रम साकेप दक्षिण एशियाई समुद्री कार्यक्रम के सचिवालय के रूप में भी काम करता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के सहयोग से 1995 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई क्षेत्र में समुद्री पर्यावरण और संबंधित पारिस्थितिकीय तटवर्ती क्षेत्र का सतत पर्यावरणीय आधार पर सुरक्षा और प्रबंधन करना है। इसके सदस्य देशों में सार्क के सभी सदस्य देश शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो कथन है वो सही है, दूसरा कथन भी सही है, तीसरा कथन भी सही है, लेकिन चौथा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3। तो देखिए इसमें थोड़ा समझ लीजिए। 2 संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं दक्षिण एशिया में पर्यावरण के संदर्भ में। ठीक है, पर्यावरण के संदर्भ में 2 संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। एक का नाम है साकेप, जिस पे हमने क्वेश्चन किया, और दूसरा है SAS। ठीक है, साउथ एशियन सीज प्रोग्राम। ठीक है, दक्षिण एशियाई समुद्री कार्यक्रम, और पहला है साकेप। ठीक है, तो साकेप का जो सचिवालय है वो दक्षिण एशियाई समुद्री कार्यक्रम के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, और इसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम के सहयोग से 1995 में शुरू किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना, उसको बनाए रखना और उससे संबंधित जो तटवर्ती जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी रक्षा करना है। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि सभी जो सार्क के 8 देश हैं, ठीक है, सार्क के जो 8 देश हैं जो सकेप के पार्ट हैं, वो सारे के सारे पार्ट साउथ एशियन सी प्रोग्राम के नहीं हैं। तो जो साउथ एशियन सीज प्रोग्राम है उसमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके पार्ट हैं। इसमें आप ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि मालदीव की इसमें भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है। और ये 2 जो संगठन हैं ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पेज नंबर 10 पर एक खबर आई है, ठीक है, जिसमें इंडियन ऑयल का एक टैंकर है, ठीक है, MT न्यू डायमंड, क्या नाम है टैंकर का? MT न्यू डायमंड। ये श्रीलंका के पूर्वी तट के पास जो है इसमें आग लग गई, जब ये जो है आ रहा था पश्चिम एशिया से। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो टैंक है वो कुवैत से तेल लेकर आ रहा था और इसको जाना था पारादीप में, ठीक है, उड़ीसा में। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही श्रीलंका के पास इसमें आग लग गई, जिसमें अब दोनों देश ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो आग लगी है और इससे जो पर्यावरणीय जो संकट है उसको निवारण किया जा सके। और ये जो पर्यावरणीय जो संकट है उसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो साकेप का प्रोग्राम है, ठीक है, इसके जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से काम किया जा सके। ठीक है, तो साकेप और साउथ एशिया सी प्रोग्राम ये दोनों संगठन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है। काजीरंगा में संरक्षण प्रयासों का अधिकांश ध्यान बड़ी 4 प्रजातियों राइनो, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई जल भैंसे तक केंद्रित है।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक प्रमुख बाघ अभयारण्य भी है, हालांकि इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया जाना अभी प्रस्तावित है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें ए सही है, बी सही है, सी गलत है। क्यों? क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक नेशनल पार्क भी है, वो टाइगर रिजर्व भी है, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, इसके अलावा उसको पक्षी क्षेत्र, ठीक है, इम्पोर्टेंट पक्षी क्षेत्र, महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी घोषित किया गया है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, तो सी जो है गलत कथन है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, जहां पे 250 से ज़्यादा वाटर बॉडीज पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें डिफलू नाम की एक नदी है, उसके मध्य से बहती है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है इसके पास से बहती है। तो ब्रह्मपुत्र, डिफलू नदी इसकी एक प्रमुख नदियां हैं। ये भारत का सबसे पुराना वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है, जिसकी स्थापना 1905 में की गई थी। ठीक है, इसका जो गठन है मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए किया गया है, और वर्तमान में यहाँ पे लगभग 2500, आप कह सकते हैं लगभग 2500 गैंडे हैं, जो दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडों के बराबर हैं। ठीक, इसके अलावा 1972 में जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया, तो इसको 1974 में नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और कर्नाटक के बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में जो धारीदार बिल्लियां हैं, उनकी तीसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो काजीरंगा में पाई जाती है। ठीक है, इसके चलते महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व भी है। ठीक, अगर असम के मुख्य संरक्षित क्षेत्र के बारे में बात करें तो काजीरंगा महत्वपूर्ण है, पोबितोरा महत्वपूर्ण है, ओरंग नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, मानस नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, लखोवा वन्यजीव अभ्यारण्य, बुरा चपोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, डिब्रू साइखोवा वन्यजीव अभ्यारण्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं ये है नामेरी नेशनल पार्क। इसके अलावा देखिए मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरंग नेशनल पार्क, ठीक है, लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, होलांगपुरा गिब्बन नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क और जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो महत्वपूर्ण हैं असम के। ठीक है, अब ये खबर क्यों ली? तो खबर इसलिए ली क्योंकि काजीरंगा को जो है बढ़ाने की प्लान बनाया गया है, और जो काजीरंगा है उसमें नया गांव और सोनितपुर जिले के कुछ जिलों को भी शामिल किया जाने वाला है। ठीक है, इसके क्षेत्रों को जब शामिल कर लिया जाएगा तो जो गैंडे और उसकी जो अन्य प्रजातियां हैं उनको रहने के लिए ज़्यादा स्थान प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, इससे क्या है, जो उनका जो शिकार वगैरह होता है उस पर भी नियंत्रण लगाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसदीय व्यवस्था में अधिकांश संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, लोकसभा के विघटन होने तक। किसी प्रकार के सुनिश्चित कार्यकाल का अभाव, इसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा इसका निर्धारण किया जाना। तो अधिकांश जो संसदीय समितियां हैं उनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ठीक है, 1 साल होता है। अब ये खबर क्यों ली गई है? तो पेज नंबर 11 पे ये आर्टिकल आया है, जिसमें वेंकैया नायडू जो राज्यसभा के इसमें राज्यसभा सेक्रेटेरिएट और वेंकैया नायडू ने जो है ये सलाह दी है कि जो हाउस कमेटियां हैं, जो सदन की समितियां हैं, चूंकि कोरोना काल के चलते उनका समय बहुत सारा व्यर्थ हो गया, इसलिए जो उनका 1 साल का जो कार्यकाल है और वो जो समाप्त होने की ओर है, इसको बढ़ा के 2 साल कर दिया जाए ताकि वो सही से काम कर सकें। ठीक है, इसमें जो 1 साल के कार्यकाल वाली समितियां होती हैं उसमें लोक लेखा समिति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आकलन समिति और पब्लिक अंडरटेकिंग समिति भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तीनों जो समितियां हैं वो सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं, जिनका 1 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, हालांकि लोकसभा में और भी समितियां होती हैं, जिसमें लोकसभा के संपूर्ण कार्यकाल के लिए गठित समिति में लाभ के पद पर संयुक्त समिति और प्रोटोकॉल और नियमों के उल्लंघन से संबंधित समिति महत्वपूर्ण है। इसमें कमेटी ऑन वायलेशन ऑफ प्रोटोकॉल नॉर्म्स आती है। इसके अलावा कुछ ऐसी समितियां भी होती हैं जिनका सुनिश्चित कार्यकाल नहीं होता और जब तक इनका पुनर्गठन ना किया जाए तब तक वो बनी रहती हैं, जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी समिति, कार्य संचालन समिति और विशेषाधिकारों पर समिति महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ज़्यादातर जो संसदीय समितियां होती हैं उनका कार्यकाल 1 साल का होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। केंद्रीय ड्रग्स मानक नियंत्रण संगठन सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीसीएसओ रसायन व खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है। ये भारत में दवाइयों के राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है तथा इसे शक्तियां ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 से प्राप्त होती हैं। यह मुख्य रूप से भारत में दवाओं की स्वीकृति, क्लिनिकल ट्रायल्स के संचालन, दवाओं के संबंध में मानकों के निर्धारण, देश में आयातित दवाइयों के गुणवत्ता निर्धारण के साथ अन्य राज्य विनियामककर्ता के साथ मिलकर कुछ महत्वपूर्ण दवाइयों क्रिटिकल ड्रग्स के लाइसेंस को प्रदान करने के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसमें रक्त और रक्त से संबंधित विभिन्न उत्पाद, आईवी फ्लूइड्स, वैक्सीन आदि शामिल हैं। तो केंद्रीय ड्रग्स या इसको कह सकते हैं सेंट्रल ड्रग्स, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएससीओ, इसके संदर्भ में तीनों के तीनों कथन महत्वपूर्ण है और आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों जो कथन है वो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, या आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है, जिसमें तीनों कथन इम्पोर्टेंट है। अब ये खबर क्यों ली है, तो पेज नंबर 5 से खबर ली गई है जिसका संबंध पॉलिटी से है, जिसमें जो सीडीसीएसओ है उसने पुणे की एक संस्था को आरटीपीसीआर टेस्ट किट के जो निर्माण है भारत में निर्माण उसको स्वीकृति दे दी है और इसमें सीडीएससीओ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, सीडीसीएसओ को अप्रूव कर दिया है और इस संदर्भ में आप महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में नाटो की सदस्यता 30 तक सीमित है, जिसमें अधिकांश उत्तर अमेरिकी और यूरोपीय राष्ट्र शामिल हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में अवस्थित है। तो केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दोनों के दोनों जो कथन हैं वो सत्य हैं। ठीक है, नाटो के संदर्भ में नाटो के जो ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वो नॉर्थ अमेरिकी और पश्चिमी यूरोपियाई या यूं कह सकते हैं यूरोपीय देशों के हैं। ठीक है, पेज नंबर 14 में एक खबर आई है जिसमें ग्रीस ने वर्तमान में जो पूर्वी भूमध्य सागर का जो विवाद चल रहा है, ठीक है, उसमें ग्रीस ने नाटो की मध्यस्थता से इनकार कर दिया है और ग्रीस का ये पक्ष है कि जब तक तनाव की शांति नहीं हो सकती, जब तक टर्की जो है अपने जो जहाज हैं वो ग्रीक के जल से हटाना दे। ठीक है, तो ये लगातार विवाद चल रहा है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे उस संरक्षणवादी टैरिफ के रूप में जाना जाता है जिसे एक घरेलू सरकार द्वारा किसी विदेशी आयातित वस्तुओं पर तब लगाया जाता है जब घरेलू सरकार का ये मानना होता है कि आयातित वस्तु का मूल्य घरेलू बाजार में विद्यमान निष्पक्ष बाजार मूल्य फेयर मार्केट वैल्यू से कम है। कस्टम ड्यूटी, आयात शुल्क, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एड वेलोरम टैरिफ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे कहा जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है कि जब विदेश से कोई वस्तु, ठीक है, बहुत कम दामों पे किसी देश में आए, ठीक है, मान लीजिए भारत में जो है आए और इतने कम दाम पर आए कि जो भारत में जो सामान बिक रहा है वो उससे कम जो है उस वस्तु का दाम हो, तो उस वस्तु को ज़्यादा एडवांटेज ना मिले भारत के बने सामान से, इसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर उस वस्तु का जो दाम है वो बढ़ा दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें एंटी डंपिंग जो कार्य नियम हैं वो भी लागू किए जा सकते हैं जो WTO के प्रावधान के अनुसार पनिशेबल है। ठीक है, तो हाल में ही चीन पर यह आरोप लगाया गया है कि चीन क्या कर रहा है कि जो विटामिन सी है जो वर्तमान में कोविड-19 के दौर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको बढ़ावा देने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो सस्ती विटामिन सी को भारत में डंप कर रहा है, जिसके चलते जो देसी जो दवा निर्माता कंपनियां हैं उनको घाटा हो रहा है। ठीक है, तो इसकी शिकायत की गई है जिसकी जांच की जाने वाली है। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा सांविधिक तरलता दर या इसे SLR कहा जाता है, इसको जब 50 बेसिस पॉइंट्स आधार पॉइंट से कम कर दिया जाता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होने की अधिक संभावना है।
भारत की जीडीपी वृद्धि दर बेहद तेजी से बढ़ती है। विदेशी संस्थागत निवेशक भारत में और अधिक तीव्रता से निवेश कर सकते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी उधारी दरों में कमी कर सकते हैं। इससे बैंकिंग व्यवस्था में तरलता बेहद तेजी से कम हो सकती है। तो देखिए एसएलआर में क्या होता है, तो जो बैंक होते हैं उनको अपनी जमा राशि का, जो उनके यहाँ जमा राशियां होती हैं, एक निश्चित प्रतिशत, ठीक है, कैश में, इसके अलावा सरकारी बॉन्ड वगैरह में, ठीक है, सरकारी बॉन्ड में, सरकारी प्रतिभूतियों में, गोल्ड में, ठीक है, इसमें रखना अनिवार्य होता है। ठीक, इससे क्या होता है कि जो जो बैंकों की जो ले ऋण देने की जो क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है। और अगर एसएलआर को कम कर दिया जाएगा तो उनके पास पैसा ज़्यादा होगा, ऋण वो ज़्यादा दे सकेंगे। ठीक है, और अगर वो ऋण वो ज़्यादा देंगे तो इसके लिए हो सकता है कि वो अपनी उधारी दरों में कमी कर दे। तो सी वाला ऑप्शन सबसे सही है। बाकी जीडीपी वृद्धि तेजी से बढ़ सकती है, ये हो भी सकता है, नहीं भी। विदेशी संस्थागत निवेशक भारत में तीव्रता से निवेश कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और बैंकिंग व्यवस्था में तरलता घटती नहीं है बल्कि बढ़ती ही है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो सी आंसर इसका सही है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ समझ लेते हैं। तो केवल क्वाड का सैन्यीकरण ही भारत के समक्ष विद्यमान चीन के क्षेत्रीय खतरे को दूर करने में सहायक नहीं होगा, अपितु ऐसे कई और भी उपाय किए जाने की आवश्यकता है जिससे हिंद महासागर क्षेत्र को शांति और व्यवस्था का सामुद्रिक क्षेत्र बनाया जा सके। हालिया क्वाड सैन्यीकरण के पक्ष विपक्ष में दिए गए मतों को ध्यान में रखते हुए चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। कोविड-19 के काल में सीमित संसदीय सत्र होने के बावजूद विधायिका का यह कर्तव्य है कि वे सरकार के कार्यों और नीतियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करें ताकि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका संसद के माध्यम से जनता के प्रति पूर्ण उत्तरदायी हो सके। चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। तो ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है जो आज हमने पेज 6 में जो एडिटोरियल चर्चा की है उसके आधार पर लिखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के सत्र में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी क्लासेस वगैरह पसंद आ रही हैं तो बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम का जो चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पे। धन्यवाद।